क्वेश्चन नंबर जर्नल क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल क्वेश्चन नंबर 2 हमने 2 भी चेक करना और 3 भी चेक करना। तो आज कोशिश करते हैं 2 कंप्लीट हो जाए। अगर 2 कंप्लीट हो जाए तो टाइम बचता है तो फिर 3 भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो लिखा है प्रिपेयर को छोड़ दें। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन में लिखा है मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। 3 चीजों से कारोबार शुरू हुआ, ठीक है? तो गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश। अच्छा, गुड्स बिल्डिंग हम लोग इसको ये सपोज कर रहे हैं, फर्ज करेंगे कि ये गुड्स जो है ये पहले से मौजूद नहीं थी बल्कि परचेज की गई। अगर ये पहले से मौजूद थी और गुड्स इन्वेस्ट की गई हैं तो फिर इसको हम लोग स्टॉक के तौर पे यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको परचेज कंसीडर कर रहे हैं तो फिर इसको परचेजेस अकाउंट के साथ हम लोग इसको डील करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसको सपोज कर रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं ये खरीदी गई हैं, क्लियर होगी बात? इसलिए हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे परचेजेस वाला। तो 3 अकाउंट को अब इसमें देखिए 3 चीजों से कारोबार शुरू हुआ है। कारोबार शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि अकाउंट बनेंगे टोटल कितने? 4। 3 चीजें मतलब गुड्स और बिल्डिंग और कैश। ये 3 चीजों से ये 3 चीजें इन्वेस्ट की और चौथा कौन सा बनेगा अकाउंट? कैपिटल। हमने पिछली वीडियोस में ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक जर्नल बना लेते हैं। आज जर्नल बना ही लेते हैं ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो शुरू वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम लोग जर्नल बना लेते हैं, फिर हम लोग बाद में इसको जस्ट लाइन लगा के काम चला लिया करेंगे। इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग जर्नल। दूसरी किस्म मैंने कौन सी बताई? स्पेशल जर्नल। यहाँ पर लिखेंगे डेट, क्रेडिट, रुपीस एंड रुपीस। इसके साथ करेंसी। यहाँ पर जो भी अमाउंट आती है इसलिए रुपीस लिखना यहाँ पर जरूरी है। करेंसी का यूनिट जो भी हो, डॉलर है तो डॉलर लिखें, ठीक है? रुपीस है तो रुपीस लिखें, युआन है तो युआन लिखें, येन है तो येन, जो भी करेंसी का यूनिट है वो लिखें। हमारे जो भी यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस चल रहा है तो हम पीकेआर भी इसको लिख सकते हैं और आरएस डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में नंबर 1 गुड्स, उसको हम लोग फर्ज कर रहे हैं कि वो क्या है? परचेज। एक तो कारोबार में परचेसेस है, दूसरा बिल्डिंग है, तीसरा कैश है। ये 3 चीजों से ये 3 चीजें कारोबार शुरू की। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी? कारोबार का कैपिटल। अब इनका हम लोग लगाते हैं एलिमेंट हमने कल से ही यहाँ पर लिख रखे हैं। एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये रोजाना आपने लिखने हैं और प्लस प्लस माइनस माइनस वाला सारा आपको पता ही है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो परचेसेस है इसका एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। बिल्डिंग का एसेट है, कैश एसेट है, कैपिटल ये कैपिटल है। अब परचेसेस में इजाफा हुआ या कमी? इजाफा। एसेट में इजाफा, इस एसेट में इजाफा, कैपिटल में इजाफा, एक्सपेंस में इजाफा हो डेबिट करते हैं, एसेट में इजाफा डेबिट, लेकिन कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, ये क्रेडिट। अब 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि पहले वो वाले अकाउंट्स आपने दर्ज करने हैं जो डेबिट हो रहे हैं। अब 3 अकाउंट डेबिट है तो पहले ये 3 लिखे हैं, ठीक है? 4 जितने डेबिट हैं पहले वो सारे डेबिट पूरे करने हैं, उसके बाद क्रेडिट वाली लिस्ट शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेट में हमारे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 चल रहा है। सीरियल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 परचेजेस और साथ में अकाउंट लाजमी लिखना है। परचेजेस अकाउंट, उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट और ये 3 डेबिट वाले पूरे हो। अब आ गया क्रेडिट वाला कैपिटल। तो ये हमने सेंटर से लिखना शुरू करना है नई लाइन में, कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे लाइन और यहाँ पर ब्रैकेट और इसके अंदर वो नरेशन, यानी वो स्टेटमेंट से आप अपने वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन के अंदर आपने अमाउंट नहीं लिखा, ठीक है?
अच्छा ये हो गया। अब परचेजेस की जो हमें अमाउंट बताएगी या गुड्स की वो है 20,000। ये तीन अकाउंट डेबिट है, तो इनकी जो तीनों की अमाउंट्स हैं वो कौन से कॉलम में आएंगी? डेबिट वाले कॉलम। और जो अकाउंट क्रेडिट है उसके सामने जब अमाउंट लिखेंगे तो क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक है। तो परचेजेस की हमें वैल्यू दी गई है 20,000, ठीक है। नंबर 2 बिल्डिंग है 50,000 और नंबर 3 है 55,000 कैश, 55,000। इन तीनों को हम जमा करेंगे तो ये बन गया 1,25,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल हो गया 1,25,000। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हाँ, ये एलिमेंट्स लिखते हैं इधर। ये एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है, ये एसेट में इजाफा हुआ है, ये एसेट में इजाफा हुआ है, ये कैपिटल में इजाफा हुआ है। ये उसकी वजह बता रहा है कि ये क्यों डेबिट है और ये क्यों क्रेडिट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि ये जो गुड्स खरीदी हैं लेकिन उधार खरीदी। अगर गुड्स खरीदी हैं, परचेज गुड्स का अकाउंट बनेगा परचेजेस, ठीक है। परचेजेस अकाउंट बन गया। ऑन अकाउंट उधार। अब जिससे उधार खरीदी है उसका नाम आना चाहिए, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं बताया गया, तो उसका नाम हम अकाउंटिंग वाला नाम रखेंगे। अकाउंटिंग वाले नाम दो होते हैं, कौन कौन से? डेबिटर या क्रेडिटर। डेबिटर लिखेंगे उसको या क्रेडिटर लिखेंगे। अब हम लोग उसको क्या लिखें? डेबिटर लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है? ये पता चलेगा कि हमने उससे पैसे लेने हैं या उसको पैसे देने हैं। अब बताएं मुझे, उसको पैसे देने हैं या उससे लेने हैं? हमने उससे चीजें खरीदी हैं, स्टेटमेंट पढ़ो सारी समझ आ जाएगी। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, हमने उससे उधार चीजें खरीदी है। उधार चीजें खरीदी है इसका मतलब है उसको पैसे हमने देने हैं, तो वो हमारा बन गया क्रेडिटर। जिसको हमने पैसे देने हो वो क्रेडिटर होता है, और जिससे पैसे लेने हो वो डेटर होता है। ओके, अब देखिए पर दो अकाउंट मिल गए। अब परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। क्रेडिटर का एलिमेंट क्या होता है? लायबिलिटी है, कर्जा है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर कोई शख्स आएगा, चाहे उसका नाम आए या डेबिट क्रेडिटर आए, तो उसके दो ही एलिमेंट हो सकते हैं। या तो वो हमारा लायबिलिटी है, हमने उसका पैसा देना है, या वो हमारा बनेगा एसेट, यानी कि हमने उससे पैसे लेने हैं। और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता। जब कोई शख्स आएगा, तो आपने पहले भी बात की थी, कोई शख्स हमारी आमदनी नहीं हो सकता कि वो असलम जो है वो मेरी आमदनी नहीं हो सकती, या अशरफ जो है वो मेरा खर्चा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ना वो हमारी आमदनी बन सकता है, ना वो हमारा खर्चा बन सकता है एक्सपेंस, ना वो हमारा कैपिटल बन सकता है। कैपिटल तो वो इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो की जाती है कारोबार शुरू या बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों चीजें ही नहीं बन सकती, तो पीछे रह गए दो एलिमेंट। या तो कोई शख्स हमारा एसेट हो सकता है, या कोई शख्स हमारी लायबिलिटी हो सकता है। बस, अगर पैसे लेने हैं तो वो एसेट है, अगर पैसे देने हैं तो वो लायबिलिटी। बार बार हम लोग ये चीजें दोहराते हैं और ये दोहराते रहेंगे अगले लेक्चर में। तो परचेजिंग, ये क्रेडिटर हमारा क्या बन गया? लायबिलिटी। अब प्लस माइनस की बात है, परचेजिंग में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा हुआ। और कर्जे में इजाफा हुआ। एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर आएगा नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। यहाँ पर हम पहले डेबिट वाला अकाउंट लेते हैं, तो परचेजिंग अकाउंट चूंकि डेबिट है तो ये यहाँ पर आ गया परचेजिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नीचे क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और उसके नीचे लाइन, और उसके नीचे लाइन का ब्रैकेट, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब अमाउंट लिखनी है, सिर्फ अमाउंट हमारी है 15,000, तो कर्जा भी हमारा कितना है? 15,000, नो डिफरेंस। ओके, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट जी। वो क्रेडिट की जगह क्रेडिटर की जगह हम ऑन अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं, ऑन अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता। ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ये दो अल्फाज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये चीज उधार खरीदी गई है। ये बजाते खुद कोई अकाउंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर नाम आना चाहिए उस शख्स का। जब भी उधार ट्रांजैक्शन होती है तो जो चीज खरीदी गई है उसमें इजाफा हुआ है, और दूसरे नंबर पे उस शख्स का नाम आना चाहिए। अब नाम मौजूद नहीं, तो हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग अकाउंटिंग वाले नाम दे सकते हैं उसको, उस शख्स को। बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए? बेसिकली दूसरा काम क्या होना चाहिए? उस शख्स का नाम आना ही चाहिए। लेकिन अगर नाम नहीं है तो
फिर हमारे पास दो ही नाम बचते हैं, डेटर या क्रेडिटर। ठीक है, समझ आ गई बात? ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट दो अल्फाज हैं, वो कोई अकाउंट नहीं है। क्लियर होगी बात? इसको ठीक करना। ये प्रॉब्लम हर दफा आता है जब भी मैं जर्नल समझाता हूँ, तो ये क्योंकि आप लोगों ने फेडरल लेवल तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, तो ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसको खत्म करना है इस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो जाए इसको खत्म करो। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली उस शख्स का नाम आता है। जब भी उधार ट्रांजैक्शन होगी तो उधार वाले शख्स का नाम आता है। अगर नाम नहीं है तो फिर हम डेटर या क्रेडिटर लिखना हमारी मजबूरी बनता है। ठीक है, आगे चलें। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, सोल्ड गुड्स, अब गुड्स हमने बेची है, तो अकाउंट कौन सा बनेगा? सोल्ड गुड्स का अकाउंट क्या है? सेल्स, सेल्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, परचेज्ड गुड्स का अकाउंट क्या होता है? परचेज। सोल्ड गुड्स सेल्स। ठीक है, एक अकाउंट बन गया सेल्स। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट का क्या मतलब? हमने उधार बेचे, क्या हुआ? ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? उधार। अब मुझे ये बताएं कि अगर उधार वाली ट्रांजैक्शन आ गई तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उस शख्स का नाम आना चाहिए। अब नाम देखिए क्या बताया उसने, कोई नाम बताया उसने? असलम, अकरम, अली, अहमद, कुछ बताया? कोई नाम नहीं बताया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाला नाम देना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाले कितने नाम हैं? दो। या तो वो हमारा डेटर बनेगा। अब जरा सोचो कि हम उसको डेटर है वो हमारा या क्रेडिटर है? हमने उससे पैसे लेने हैं या उसको पैसे देने हैं? लेने हैं पैसे। कैसे पता चला लेकिन? उसको हमने चीजें बेची हैं, तो हमने उससे पैसे लेने हैं। सेल जब भी होगी तो हमारा डेटर बनेगा। सेल जब करेंगे तो क्या बनेगा? जब परचेजेस करेंगे तो क्या बनेगा? क्रेडिट। खरीदेंगे तो पैसे देने हैं, बेचे हैं तो पैसे लेने। ठीक है, तो परचेजेस हमेशा परचेजेस के साथ क्या आएगा? क्रेडिट। और सेल के साथ क्या आया करेगा? डेबिट। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके एलिमेंट्स निकालते हैं। सेल्स का एलिमेंट क्या होता है? ये हमारी रेवेन्यू है, आमदनी। अब डेटर हमारा है, डेटर के साथ या तो एसेट लगेगा या लायबिलिटी लगेगा, बस ये दो ही लग सकते हैं। एसेट लगेगा, तो ये क्या बनेगा जी हमारा? एसेट, क्योंकि अब हमने इससे पैसे लेने। अब देखिए क्रेडिटर जो होता है उसका मतलब है हमने इसके पैसे देने हैं, तो ये कर्जा है, लायबिलिटी है। डेटर क्या है? एसेट है, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसके लगाते हैं प्लस माइनस, इजाफा या कमी। तो रेवेन्यू में इजाफा हुआ या कमी हुई? जब चीजें बेची हैं तो आमदनी में इजाफा हुआ। और ये हमारे डेटर्स में, डेटर में भी एक अभी नया नया डेटर बना है, तो डेटर हमारा एसेट है, एसेट में क्या हुआ? इजाफा हुआ। आप इजाफा या कमी इसके हिसाब से भी देख सकते हैं, अकाउंट के हिसाब से भी, और उसके एलिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं? रेवेन्यू में इजाफा हुआ या कमी, एसेट में इजाफा हुआ या कमी। आप इस हवाले से भी देख सकते हैं, सेल्स में इजाफा हुआ या कमी हुई, डेटर्स में इजाफा हुआ या कमी हुई। इजाफा या कमी अकाउंट के लिहाज से भी देख सकते हैं और एलिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों से सेम ही बनेगा। अच्छा, रेवेन्यू में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? वहां से देखें तो आर प्लस क्या होगा? क्रेडिट। और एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। अब पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाए? डेबिट वाला कौन है? डेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आएगा सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट वाला को बाद में लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। नीचे लाइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। अमाउंट इसकी है 20,000, यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश 10,000 रुपए जमा करवाया है। डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना, किसमें? बैंक में। अब ये स्केच देख के रखिए, ये स्केच, ये है आपका बिजनेस और ये है आपका बैंक। ये चीज ध्यान में रखा। जब कैश की बात की जाती है, हमारे पास जो पैसा होता है कारोबार में, वो दो हिस्सों में पड़ा होता है। एक पैसा कारोबार में पड़ा हुआ है और एक पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा पड़ा हुआ है उसको कहा जाता है कैश, और यहाँ पर जो पैसा हमारा पड़ा हुआ है उसको कहा जाता है बैंक।
बैंक बैलेंस या खाली बैंक की कैश, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि कैश ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां से कैश उठा के जमा करवा दिया है बैंक में। तो दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? कैश में जा रहा है कहाँ? बैंक में, तो कैश में कमी हो गई जबकि बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ। तो यही दो अकाउंट बनेंगे। नंबर 1 कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है, ठीक है, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। तो कैश में क्या हो रहा है जी? कमी, और बैंक में हो रहा है इजाफा। जिस एसेट में कमी हो क्रेडिट होता है, जिस एसेट में इजाफा हो डेबिट होता है। तो पहले हम लोग डेबिट वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? बैंक में इजाफा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश में कमी, कैश अकाउंट क्रेडिट। नीचे लाइन और ब्रैकेट और नरेशन लिखेंगे। नंबर 4 है इस ट्रांजैक्शन का। तो अमाउंट इसकी कितनी है? 10,000 कैश में, बैंक में इजाफा, और 10,000 ही कैश में कमी। मेरे ख्याल ये आसान सी ट्रांजैक्शन, कोई मुश्किल तो नहीं था इसमें। अगली ट्रांजैक्शन देखिए नंबर 5 पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 10,000। अब जरा देखो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से, नोट नहीं करना, दिमाग आंखें सब तवज्जो इधर। अब जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में? पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर ऑफ गुड्स कहते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करता है, जिससे हमने गुड्स खरीदी है, उसको हमने कैश दिया है कितना? 10,000। काफी सारे लोगों की ये ट्रांजैक्शन गलत होने वाली है, देखना क्या होगा। ये जरा इधर आ, इस ट्रांजैक्शन से ये है नंबर 2 वाली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया था? परचेज की गुड्स 15,000 में और हमने उधार खरीदी, और उधार, ठीक है। ये उसके बारे में बात हो। ये वो क्रेडिटर है जो हमारा सप्लायर है, जिससे हमने चीजें खरीदी थी किसी पिछली तारीख में, और अब यहाँ पर आके हम इस तारीख में आके हम उसको पैसे देंगे। समझ आ रही है? इस ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन नंबर ये कौन सी है? 5। इस 5 वाली ट्रांजैक्शन का लिंक किसके साथ है? ट्रांजैक्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था गलत हो गई है, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, तो पहले हमने ये डिस्कस ही नहीं करी थी, तो ये आप करते हैं। एनालिसिस इसका कोई नया नहीं है, एनालिसिस पुराना ही है जो आप लोग समझ चुके हैं, नो प्रॉब्लम, एनालिसिस में मसला नहीं आता। तो सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए आप लोगों को हो सकता है गलत हो सकता है ठीक भी हो। अब देखते हैं क्या होगा। अब हमने कैश दिया है, कैश दिया है सप्लायर को, कौन से सप्लायर को? जिसने हमें गुड्स दी, ठीक है। अब उस सप्लायर का नाम क्या रखा था हमने? ठीक है। तो अब हम लोग पैसे दे रहे हैं उस क्रेडिटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो अकाउंट कौन से हैं? एक तो कैश जा रहा है, ठीक है, कैश दे दिया, उसको देना था हमने कैश, कितना देना था? कितना देना था? कितना देना था? 15,000। ये देखिए, उससे हमने उधार गुड्स खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? हमने उसके पैसे देने थे कितने? 15,000 देना था, ठीक है। ये था हमारा क्रेडिटर, कितने रुपए से? 15,000 से। तवज्जो रखनी, बिल्कुल तवज्जो रखनी, मतलब तवज्जो इधर देखो, हमने 15,000 रुपए इस क्रेडिटर के देने थे। इसको क्रेडिटर कह लें या इसको सप्लायर कह लें, बात एक ही, ठीक है। हमने इसके 15,000 देने थे, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी कोई तारीख थी, ये जो कि पहले एंट्री हो चुकी है, तो जाहिर बात है ये तो पहले की तारीख थी। अब इस तारीख को आके ये जो बाद में एंट्री आ रही है, तो इसका मतलब है कि आज कुछ 10, 15, 20 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद अब हम लोग उसको पैसे देंगे क्रेडिटर को, सप्लायर या क्रेडिटर। हम उसको पैसे जब देंगे तो क्या होगा? क्या क्या चीजों में कमी या इजाफा होगा? किस किस चीज में इजाफा या कमी होगी? एक चीज मैं बता देता हूँ, कैश में कमी होगी। दूसरा क्या होगा? लायबिलिटी में क्या होगा? बिल्कुल ठीक बताया भाई, हमने उसके पैसे देने। अब जब हम उसको कैश देंगे, जब कैश देंगे तो एक तो हमारा कम हो गया कैश। ध्यान से सुनो, जिसको नहीं समझ आई उसकी कोई बात नहीं, तरफ देखो, कैश में कमी हुई और उधर हमारे सप्लायर में भी क्या हो जाएगी? क्रेडिटर क्या है?
क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, कर्जा है। ये एक तरह की लाइबिलिटी के जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, ये उनमें से एक है। अब हम लोग उसको 15,000 दे रहे थे, अब हम उसको कितने दे रहे हैं, 10,000। 10,000 देने से क्या हुआ, एक तो हमारा कैश कम हो गया, दूसरा हमारा क्रेडिटर भी यानी कि लाइबिलिटी यानी कि कर्जा भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कर्जे का नाम क्या है, क्रेडिटर। उस कर्जे का नाम क्या है, क्रेडिटर। तो जब भी किसी कर्जे वाले को हम कर्जा दे देंगे वापस, तो दो इफेक्ट हुआ करेंगे। नंबर 1 कैश में कमी होगी, और नंबर 2 उस कर्जे में भी कमी होगी। अब उस कर्जे का नाम हमें यहाँ पर दिया गया है क्रेडिटर। तो ये दो इसके अकाउंट्स बनेंगे, नंबर 1 कैश, नंबर 2 क्रेडिटर। ठीक है। आप लोगों को मैंने सीधा ही वो तैराकी सिखाने के लिए, जो होते हैं ना तैराकी सिखाने, तैरने वाले, स्विमिंग करने के लिए वो एक टेक्निक यूज करते हैं। वो छोटे बच्चे को स्विमिंग जब सिखाते हैं ना, तो उसको अक्सर वो पानी में यूँ फेंक देते हैं, और फिर उसके नीचे से सिर्फ हल्का सा हाथ रखते हैं, उसके यहाँ पर सीने पे थोड़ा सा हल्का सा हाथ रखते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि वो दोनों हाथों से उठा के उसको यूँ तैरा रहे हैं, ऐसे तो वो सीखेगा ही नहीं। ठीक है, उसको पानी में फेंक देते हैं और फिर उसको हल्का सा पुश करते हैं। जब वो नीचे आने लगता है फिर उसको थोड़ा सा पुश करते हैं, वो खुद ही स्विमिंग सीख जाते हैं। ये तरीकाकार है हमारे क्लास। आप लोगों को मैं पानी में फेंक देता हूँ, तो करो, क्या करोगे, ज़्यादा से गलत करो, फिर मैं आपको ये पुश करूँगा, समझाऊंगा कि ये गलती इस तरह ठीक है, फिर आप लोग उस गलती को ठीक करें, फिर ठीक हो जाए। ये तरीका था। कोई स्टूडेंट ये समझ के डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए कि मेरी 6 में से 5 तो मेरी गलत निकला, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, आज 5 गलत निकलेंगे, कल 4 गलत निकलेंगे, फिर 3 गलत निकलेंगे। गलती करते जाओ, गलतियाँ निकलती जाएंगी, लेकिन करते जाओ। अगर वो बच्चा यूँ समझे कि मैं आपको ज़्यादा मार रहा हूँ, ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ये जब मैं डूबने लगता हूँ तब आ जाता है हाथ लगाने के लिए, तो फिर तो वो बच्चा अगर वो छोड़ के बैठ जाए किनारे, मैं नहीं सीखता, तो मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो सपोर्ट वो तब करता है स्विमिंग सिखाने वाला जब आप डूबने लगे। जब आप तैर रहे हैं तो आप क्यों सपोर्ट करें, जब आप ठीक कर रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आप गलती करेंगे तो मुझे सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको गलती करने का मौका देता हूँ कि करो गलत करोगे तो मैं उसको ठीक करूँगा। जब मैं ठीक करवा रहा हूँ तो उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स बीच में ये समझना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये गलत हो गया, तो मैंने अब करनी ही नहीं, रोजाना मेरी 4-5 गलत निकल आई, तो क्या ये मुझे गलती नहीं समझ, भाई समझ आ रही है। अब आप ये भी कुछ लोग ये सोचना शुरू कर देते हो, मैंने करके लाया था, मैं ये करके लाया था, तो मेरा ठीक ही होना चाहिए था, गलत हो गया, वो इस चीज़ से डिसाइड हो गया। तो भाई आप स्टूडेंट हो, मैं भी एक दौर में स्टूडेंट था, मैं भी यही गलतियां करता था, लेकिन मैं उन गलतियों को रिवाइज करता रहा। आपकी गलत हो जाए तो उसको दिमाग से डिलीट कर दो, गलत हो गई कोई बात नहीं, अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, डिलीट कर दो उसको। अब मेरा मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको उसकी जगह पे फिट कर लो, उस कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको फिट कर लो और वो ठीक हो जाए, फिर वो दोबारा काम चलना शुरू हो जाए। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर ये जो सप्लाई वाली बात है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। पहले हमने लायबिलिटीज की जब एनालिसिस किए थे तो ये ट्रांजैक्शन हमने पर्टिकुलर डिस्कस नहीं की। ठीक है, लायबिलिटीज का मैंने आपको अलग से कोई लेक्चर ही नहीं दिया एनालिसिस का कि लायबिलिटी में कमी किस तरह हो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जब हमने किसी अपने पुराने सप्लायर को हमने पैसे दिए, तो जब पुराने सप्लायर को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी में कमी होगी। ये आप लोगों के लिए 90% लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए समझो ये यूँ ही समझो कि हम लोग लायबिलिटीज का एनालिसिस सीखें। ठीक है, तो चलें, अगर किसी का गलत है तो अपना कॉन्सेप्ट डिलीट कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अच्छा जी, हमने पैसे दिए सप्लायर को। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं अभी तक, लेकिन पूछ नहीं रहे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कभी ट्रांजैक्शन में लिखा है कि कैश पेड टू सप्लायर, हमने सप्लायर को कैश दिया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उस सप्लायर को पैसे दिए हैं जिससे कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि वो जो जिसके 15,000 देने थे उसको अब हम 10,000 दे रहे हैं, ऐसा तो कोई कनेक्शन तो बनता ही नहीं है। तो ये कनेक्शन हमने खुद से देखना। जब हम किसी सप्लायर को पैसे देंगे
तो पहले ऊपर नजर डालो, ऊपर के ट्रांजैक्शंस पे नजर डालो कि किसी के पैसे देने तो नहीं थे किसी सप्लायर को। साथ वो बता रहे हैं ट्रांजैक्शन पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिससे गुड्स खरीदी वो सप्लायर कौन सा, गुड्स वाला लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में, ये लिखा हुआ है। कनेक्शन बनाओ उसके साथ, कनेक्शन बनाओ उस ट्रांजैक्शन के साथ। कैसे? वो कह रहे हैं कि पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स, वो जो गुड्स वाला सप्लायर था जिससे हमने गुड्स खरीदी उसको हम दे रहे हैं 10,000। कनेक्शन है, ठीक है? तो थोड़ा सुधार करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो आप देखो गुड्स वाला किधर है वो, अच्छा ऊपर यहाँ पर आ गया, आपको पता चला यहाँ पर हो सकता है उसका नाम होता कोई असलम वगैरह, लेकिन नहीं, तो उसका नाम हमने दिया हुआ क्रेडिटर। अब इसका मतलब हम क्रेडिटर को पैसे देंगे। तो ये क्रेडिटर क्या था, हमारी लायबिलिटी था। अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या था, लायबिलिटी प्लस, और ये था हमारा एक्सपेंस, इसको हम पैसे देंगे, ठीक है? समझ आ गई बात? तो इसको जब हम पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब है एक हमारा क्रेडिटर है जो कि लायबिलिटी था, अब लायबिलिटी भी क्या होगी, ठीक है? और कैश हमारा क्या था, एसेट था, इसमें भी क्या होगी, ठीक है, कमी होगी। एसेट में कमी हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी में कमी हो ये क्या होगा, ठीक है? तो अब पहले क्या लिखना, पहले लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी में कमी हो रही है, ठीक है? और कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, क्यों? क्योंकि ये एसेट में कमी हो रही है। कितना दिया था उसको, 10,000 एंड 10,000। अच्छा, जो कुछ लोग ये सोचेंगे कि अच्छा वो जो बाकी 5 रह गया उसका क्या बना, बाकी 5 का क्या बना, बाकी 5 का कुछ नहीं करना, क्योंकि 15 देना था तो 10 दिया, कोई बात नहीं, जितना दिया है हम ट्रांजैक्शन सिर्फ उसकी करें, तो बाकी उधर ही खड़ा होगा, बाकी क्रेडिटर उतने का 5,000 का बाकी उधर ही खड़ा होगा। जब 5 बाकी देंगे तो फिर एक और ट्रांजैक्शन 5 की कर देंगे, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो जितना पैसा दिया सिर्फ ट्रांजैक्शन उतने की करनी, गॉट इट? समझ आ गई? एक ही ट्रांजैक्शन रह गई है ड्राइंग्स वाली, कैश विड्रॉवल। टाइम चुके हमारे पास नहीं है, ये भी काफी लंबी होगी वीडियो, तो हम लोग इसको अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे ड्राइंग से शुरू, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।